आज हम लोग 10वीं क्लास का इतिहास का पहला लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद नामक चैप्टर का 1 नंबर वाला प्रश्न देखेंगे, जिसमें हमने 45 प्रश्न बनाए हैं और उसका आंसर भी नीचे दिया है, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही नेसेसरी है और मस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी। आप प्रश्न को सुनते हुए और देखते हुए अपने कॉपी में उतारिए और उतारने के बाद इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना किस व्यवस्था का उद्देश्य था? मेटरनिख व्यवस्था। पुरातन का मतलब होता है पुराने समय में जो स्थिति रही है उसको पुरातन कहा जाता है। जिसको फिर से स्थापित किया तो मेटरनिख ने किया। फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना किसने की? तो मेटरनिख ने। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? बुर्बो वंश। बुर्बो एक वंश है जिसकी स्थापना जो है वियना कांग्रेस ने किया था फ्रांस में। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख। चांसलर का मतलब प्रधानमंत्री होता है। आजकल तो भारत में जिसे प्रधानमंत्री के नाम संबोधित किया जाता है, उसी पद को उस समय ऑस्ट्रिया में चांसलर कहा जाता था। कौन सी क्रांति? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग का मतलब हुआ कि उस समय समाज जो है 3 वर्गों में विभक्त था, एक उच्च वर्ग, एक मध्यम वर्ग, एक निम्न वर्ग। तो मध्यम वर्ग में वैसे लोग आते थे, मिडिल क्लास के लोग आते थे। लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन है। तो जुलाई 38 की क्रांति। लुई फिलिप उदारवादी। उदारवादी का मतलब होता है कि वैसा शासक जिसका विचार जो है उदार हो, वह किसी भी समस्या के प्रति जो है ममतामयी स्थिति में कार्य करता हो, उदारता की भावना से किसी का उद्धार करने की भावना जिसमें हो, उसको उदारवादी शासक कहा जाता है। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति। मध्यम वर्ग के लिए स्वर्णिम नीति जो है वह लुई फिलिप ने उसका अवलंबन किया था। लुई फिलिप गीजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया? 1840 में। लुई फिलिप एक व्यक्ति था जिसने गीजो नामक एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया था फ्रांस का 1840 में। सुधारवादियों ने 3 इयर्स के में एक विशाल भोज का आयोजन कब किया? 22 फरवरी 1848। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना गया? पुनर्जागरण से। राष्ट्रवाद की अवधारणा, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है इससे जिसमें लोग अपने देश के प्रति जो है अपने जान तक को भी देने के लिए तैयार होते हैं। तो किस घटना के बाद लोगों को राष्ट्रवाद की भावना उत्प्रेरित होने लगी? तो पुनर्जागरण के बाद। पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जागरण। पुनः मतलब फिर से। जागरण का मतलब जागृत होना, अपने कार्यों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जागृत होना, जिसको 9वीं क्लास में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा पुनर्जागरण को, और हमने उसके लिए भी वीडियो अपलोड किया होगा और आपको बताया होगा। गणतंत्रवादियों एवं सुधारवादियों का नेता कौन था? तो लामार्टिन और लुई ब्ला। किस क्रांति ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया? 1848 की क्रांति। पुरातन व्यवस्था जो पहले की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया। 1848 की क्रांति ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। पुरातन व्यवस्था की स्थापना मेजनी ने की थी, उसको जो है 1848 में समाप्त कर दिया गया। आगे, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हो गया, ये तो प्रश्न हो चुका है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन। यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था इसमें कितने की थी? तो मेजनी ने इटली में यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किया था। यंग इटली नामक संस्था का स्थापना कब हुआ? 1831 में। यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ? 1834 में। क्रीमिया के युद्ध कब हुआ? 1853 से 54 के बीच। मतलब 53 से चलते चलते 54 तक चला क्रीमिया का युद्ध। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या का संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? काउंट काउर। इटली की जो समस्या थी उसको पूरी यूरोप का समस्या बना दिया काउंट काउर ने। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। देखिए इस वीडियो में जो है जो प्रश्न है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यह गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। यह कई बार पूछा जा चुका है।
परीक्षा में। लेकिन इसमें आपको ध्यान देने की बातें हैं, इसमें प्रश्न जो है बुक के अंदर से भी डाला गया है। गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना कब बनाई? 1862 में। गैरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखी? लाला लाजपत राय। कानकाउर की मृत्यु कब हुई? 1862। 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सीनान में। इटली का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1871 में। जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय किसे दिया गया? नेपोलियन बोनापार्ट को। डायट क्या था? एक प्रतिनिधि सभा था जहाँ प्रतिनिधि लोग सभा करते थे, हम लोग के यहाँ संसद जैसे है उस तरीके से। नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया? 1806 ईस्वी। प्रूसिया का चांसलर कौन था? बिस्मार्क। प्रूसिया एक देश था जिसका प्रधानमंत्री बिस्मार्क था। जालवेरिन नामक आर्थिक संघ कब बनाया गया? 1834 में। एक आर्थिक संघ था जो यूरोपीय पैसे की स्थिति का ब्यौरा रखता था, उसको जालवेरिन संगठन कहा जाता है। इसको 1834 ईस्वी में बनाया गया। मेटरनिख युग का अंत किस क्रांति के तहत हुआ? 1848 क्रांति के तहत मेटरनिख युग का अंत हो गया। मेटरनिख नामक एक व्यक्ति था जो कि उसके समय के काल को मेटरनिख युग का काल कहा जाता है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गैरिबाल्डी नामक एक व्यक्ति था जिसने लाल कुर्ती का गठन। रक्त और लौह की नीति कॉलम में किसने किया? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क डेनमार्क पर आक्रमण कब किया? 1864 में। नेपोलियन कहाँ का शासक था? फ्रांस का। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1871 में। सीडान की लड़ाई कब हुई थी? 19 जून 1870 में। लॉर्ड बायरन किस देश का एक महान कवि था? इंग्लैंड का। एड्रियानोपुल की संधि 1829 में। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। देखिए इसमें जो भी प्रश्न है वो बहुत 13 बार पूछे जा चुके हैं परीक्षा में, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए और याद रखने की पूरी चेष्टा कीजिए। यूनान को किस वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? 1832 ईस्वी में। स्वतंत्र यूनान का राजा किससे घोषित किया गया? बावेरिया के शासक ओटो को। जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। किस व्यापारी की संस्था थी? व्यापारी लोग जो है अर्थशास्त्र की, अर्थव्यवस्था की स्थिति को मजबूत रखने के लिए जालवेरिन नामक संस्था बनाए हुए थे। किस युद्ध में जर्मनी का एकीकरण हुआ? सीडान के युद्ध में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? अब आगे हम लोग अति लघुतरीय प्रश्न को देखें। अब लघुतरीय प्रश्न को देखेंगे। अब हम लोग अति लघुतरीय प्रश्न देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद क्या है? इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, आप इसे स्क्रीन से देखकर उतार लीजिए। मैं इसके विषय में कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। राष्ट्रवाद एक भावना है जिसके तहत लोग अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति मरने मिटने के लिए भी तैयार होते हैं। अगला प्रश्न है कि मेजनी कौन था? यहाँ पे मेजनी के विषय में दिया गया है, जिसके इसमें बताया गया है कि वह एकीकरण का पैगंबर या मसीहा था, इटली के एकीकरण का योग्य सेनापति था। अन्य जो भी चीजें हैं यहाँ पे। अगला, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण में, एकीकरण का मतलब होता है कि एक स्थिति में सुदृढ़ करना, अलग अलग जो स्थिति हो उसको एक करना। तथा जर्मनी भी अलग अलग तरीके से था, अलग अलग खंडों में विभक्त था, जिसको एक किया गया। और उसको एक करने में बाधा क्या आया, इसको देखा जाए तो इसको हमने पॉइंट के तरीके से बना दिया है। तो पहले ही बाधा है लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। जर्मनी में 300 छोटे बड़े राज्य थे। अगला पॉइंट को देख करके आप लिख लीजिए, उतार लीजिए अपनी नोटबुक में और याद करने का प्रयास कीजिएगा। मेटरनिख युग क्या है? इसमें आप देख सकते हैं मेटरनिख युग के बारे में बताया गया है। मेटरनिख नामक एक व्यक्ति था जिसके समय में 1815 से लेकर के 1848 तक मेटरनिख ही वियना सम्मेलन के तहत जो ऑस्ट्रिया का चांसलर रहा, तो उस समय को उसकी इस काल को मेटरनिख युग के नाम से जाना गया। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। अब आगे लघुतरीय प्रश्न है,
जिसमें पहला प्रश्न है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति क्या कारण थी। फ्रांसीसी क्रांति के कारण को बताना है। वैसे भी कोई भी क्रांति इतनी आसानी से अचानक नहीं होती है, उसके पीछे बहुत सा कारण होता है, बहुत सा असंतोष छिपा होता है। यहाँ फ्रांसीसी क्रांति के भी बहुत से कारण है, जिसमें से कुछ कारणों को मैंने लिखा है, जिसे आप स्क्रीन से देख कर उतार सकते हैं और उतारने के बाद इसे आप याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है। इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसमें ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका। ऑस्ट्रिया नामक एक देश है जिसने इटली और जर्मनी के एकीकरण में क्या भूमिका निभाया, जिसको आप देख सकते हैं। इटली के एकीकरण के दौरान जर्मन क्षेत्र में समान प्रक्रिया चल रही थी। यहाँ इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका बाधक के रूप में था, विधियों को रोकते हुए। आप प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं। समझ में नहीं आने पर आप उस शब्द को कमेंट में जरूर डालें, कि उस शब्द को समझाने का प्रयास किया जाएगा। इतने सारे शब्द हैं, इसमें हर शब्द को पढ़ करके आप खुद समझने का प्रयास कीजिए। जो समझ में नहीं आए उसके लिए आप संपर्क कीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। यूरोप एक महादेश है जिसमें राष्ट्रवाद किस तरीके से फैला, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि यूरोप के सभी देशों में राष्ट्रवाद के प्रति लोगों की भावनाएं मजबूत हुई, सुदृढ़ हुआ उनका सोच, उनके विचार। राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट ने निम्न तरीके से सहायता किया। इसको भी हमने पॉइंट के रूप में आपको दिया है। पॉइंट के हिसाब से कार्य करने पर, पॉइंट के हिसाब से आपको आंसर देने पर बातें स्पष्ट रूप से आंसर में शामिल होती हैं। और आंसर चेक करने वाले लोगों को भी सहूलियत होती है बातों को समझने में। अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी के कार्यों की समीक्षा करें। गैरिबाल्डी ने क्या कार्य किया। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। इसमें गैरिबाल्डी के विषय में बताया जाएगा। यह एक शब्द सार्डिनिया, जिसे इंग्लिश में लिखा गया है, उसे आप हिंदी में लिख सकते हैं या ऐसे भी सार्डिनिया करके याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए संभव था कैसे। इस प्रश्न को भी आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काउर और गैरिबाल्डी के योगदानों की चर्चा कर। इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काउर के सहयोग का वर्णन जो है अलग अलग तरीके से किया गया है। पहले मेजनी के योगदान का वर्णन किया गया है कि मेजनी ने इटली के एकीकरण के लिए क्या क्या किया। इन तीनों के योगदानों के माध्यम से ही इटली का एकीकरण हो सका। यहाँ पे मेजनी द्वारा किए गए योगदान की चर्चा की गई है। यहाँ काउंट काउर द्वारा किए गए योगदान की चर्चा की गई है और यहाँ गैरिबाल्डी द्वारा किए गए योगदान की चर्चा की गई है। काउंट काउर ने आर्थिक उन्नति और सैनिक शक्ति के लिए कार्य किया था। यहाँ पे गैरिबाल्डी की चर्चा की गई है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है। जर्मनी
के एकीकरण में बिस्मार्क की जो भूमिका है उसके विषय में चर्चा किया गया है। इटली और जर्मनी का एकीकरण लगभग साथ ही हुआ। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या किया इसकी चर्चा किया गया है। इटली और जर्मनी का एकीकरण साथ में ही हुआ। एक तरफ इटली का एकीकरण हो रहा था, दूसरी तरफ जर्मनी का। जिसमें दिखाया जा रहा है किस तरीके से वहाँ जर्मनी के एकीकरण संभव हो सका बिस्मार्क की कूटनीति और राष्ट्रवादी भावना के तहत। जुलाई 1830 की क्रांति, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आसानी से आप इसे पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। यहाँ पे स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक आ रहा, इसका अर्थ हम आपको बताना चाहेंगे। निरंकुश का मतलब ऐसा शासक जो इसका अपने शासन के ऊपर कोई अंकुश न हो। इन्हें स्वतंत्रता का संचित विवरण दें। यूनान में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसके प्रति यहाँ पे बातें बताई गई हैं। बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। इसका जो परिणाम है वो दिखाया गया है। अगला, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें। राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ? तो देखिए यहाँ पे 1789 फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन की विजय, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाया दिया। फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसका प्रभाव 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में यूरोप में इस तरह राष्ट्रवाद की लहर चली, दूरगामी प्रभाव पड़े। इसके बाद उसका निष्कर्ष, और इस तरह से यह लेसन फर्स्ट का जो है